जस्ट फुल स्टार्टेड फॉर द एप्टीट्यूड का सीजन फर्स्ट विद लग्रिथम इक्वल टू हमारा स्टार्टेड करते हैं हम लग्रिथम। तो लग्रिथम में हमारा x की पावर यदि a है तो इक्वल टू कांस्टेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला इक्वल टू log x इंटू सी इक्वल टू हो जाएगा a, log x इंटू हो जाता है c इक्वल टू हो जाता है a। यदि मान लीजिए फार्मूला log a इंटू यम इंटू n है तो log बेस a इंटू यम प्लस log a की बेस इंटू n हो जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर log a यम अपान n है तो log a इंटू यम माइनस लॉग ए इंटू एन हो जाता है। लॉग ए की पावर एन इंटू ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला, लॉग ए की पावर एन इंटू यम है, मतलब लॉग ए की बेस जो हमारी है बेस ए की पावर एन है इंटू यम, तो इक्वल टू क्या हो जाता है 1 अपान एन। जो हमारे बेस की पावर होती है ना वो सामने आ जाती है तो 1 अपान एन हो जाती है बटे में, तो 1 अपान एन लॉग ए की इंटू यम हो जाएगा, लॉग ए इंटू यम हो जाएगा। जो मतलब पावर है बेस की पावर है वो सामने आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट जनरली पता नहीं होता। इसके बाद हमें log a इंटू यम की पावर n, log a बेस a है इंटू यम की पावर n, तो हमारा क्या ये डायरेक्टली n हो जाएगा, मल्टीप्लायर में हो जाएगी। इसमें डिवाइड में हो गई थी, अगर मान लीजिए बेस में है तो डिवाइड में हो जाएगी, यदि मान लीजिए इसमें है तो मल्टीप्लायर में हो जाएगी, पावर में है तो मल्टीप्लायर में हो जाएगी। तो n इंटू लॉग ए इंटू यम हो जाएगा, log a इंटू यम हो जाएगा, n इंटू लॉग ए इंटू यम, log a इंटू बी हो मतलब इक्वल टू क्या log a इंटू बी, log a इंटू बी हम डायरेक्टली फार्मूला बना सकते हैं, log की बेस n इंटू बी अपान log n इंटू ए बना सकते हैं। इसका बेस का डिवाइड में करके भी एक फार्मूला की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला log a इंटू यक्स इक्वल टू log n यक्स अपान होता है log n इंटू ए इक्वल टू 1 अपान log x इंटू ए हो जाता है। ओके, एक बार आओ log a इंटू यक्स इक्वल टू log n इंटू यक्स अपान log n इंटू ए, log n इंटू यक्स अपान log n इंटू ए, मतलब जो इसमें बेस मतलब बेस में a था वो डिवाइड बाई में a में आ गया। ओके, डिवाइड बाई में आ गया, तो log n इंटू बेस इंटू ए इक्वल टू 1 अपान log x इंटू ए हो जाता है। एक और फार्मूला log a इंटू बी गुणे log a मल्टीप्लायर log b इंटू ए है तो इक्वल टू 1 हो जाता है। नेक्स्ट, यदि कोई इवन और इवन नंबर है तो उनको हम ऐड करेंगे तो हमारा इवन ही प्राप्त होगा। ओके, यदि इवन एंड इवन है तो ऐड करेंगे तो इवन ही प्राप्त होगा, मतलब 2 और 2 प्लस 2 यदि हम ऐड कर देते हैं तो डायरेक्टली 4 मतलब इवन ही प्राप्त होगा। इवन ऐड करेंगे तो ऑड और ऑड ऐड करेंगे तो इवन हो जाएगा। मान लीजिए 3 प्लस 3 ऑड है पर 5 ऑड है तो इक्वल टू 8 मतलब इवन प्राप्त होगा। तो हमारा ऑड प्लस ऑड यदि हम ऐड कर देते हैं तो इवन वैल्यू अचीव होगी। इसके बाद ऑड प्लस ऑड यदि हम 3 बार में ऐड कर देंगे, इसमें जैसा बार और ऑड ऐड कर देते हैं, मान लीजिए 1 तो हमारे जाएगा इक्वल टू 9 प्राप्त अचीव होता, मतलब ऑड अचीव होता। इसके बाद ऑड इंटू ऑड का मल्टीप्लायर तो ऑड ही होगा, 3 गुणे 5 इक्वल टू 15 मतलब ऑड, तो हमारा ऑड ही अचीव होगा। ऑड गुणे इवन मल्टीप्लायर करेंगे तो इवन अचीव होगा। इसी प्रकार इवन इंटू इवन का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन अचीव होगा। इवन की पावर ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू इवन अचीव होगा। इवन की पावर ऑड मतलब यहाँ पे इवन हमारा क्या है 8 है, इसकी पावर हम ऑड कर दें मतलब क्या कर दें 1 कर दें, 1 भी एक ऑड संख्या, इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 ही अचीव होगा विद द इवन। ओके, इसके बाद हमारे पास ऑड की पावर यदि इवन करेंगे, ऑड मान लीजिए कोई वैल्यू है, ऑड मान लीजिए 7 है, 7 की पावर हम इवन कर दें मतलब 2 49 59 मतलब 49 इक्वल टू क्या अचीव होगी। यस, तो हमारा ये हमने 7 की स्क्वायर 49 किया तो ऑड की पावर इवन हमने की तो क्या ऑड अचीव होगी, तो 49 विद ऑड वैल्यू यदि ऑड की पावर ऑड करेंगे तो ऑड ही अचीव होगी। मतलब 3 की पावर यदि हम 3 कर देते 27 ऑड ही प्राप्त होगी, ऑड ही अचीव होगी। ओके, नेक्स्ट कुछ सीरीज है रिजल्टेंट, डायरेक्टली फार्मूला याद रखने के लिए रिजल्टेंट सीरीज है। रिजल्टेंट ऑन द सम सीरीज, मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n तक चला जाएगा तो इसका फार्मूला डायरेक्टली इक्वल टू 1 अपान 2 n प्लस 1 हो जाएगा। सम ऑफ द ऑल टर्म्स, ओके, सम ऑफ द ऑल टर्म्स n हो जाता है तो 1 अपान 2 n प्लस 1 हो जाएगा। स्क्वायर लगा दी इसमें तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर तक, तो 1 अपान 6 n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 हो जाएगा। ओके, 1 अपान 6 n प्लस 1 2 n प्लस 1 हो जाएगा। यदि क्यू लगा दें तो 1 की क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस n क्यू तक, तो 1 अपान 4 n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा।
ओके, और क्यू लगा देंगे तो 1/4, ये इसी से रिलेटेड है ना। नीचे 2 मल्टीप्लायर होगा, एन का स्क्वायर हो गया है, n+1 का भी स्क्वायर हो गया, नीचे मल्टीप्लायर हो गया है, बस हो गया। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी की फ्रीज यदि देखें, एपी की फ्रीज क्या होती है, ए हो, a+d हो, a+2d, a+3d, a+4d डेडर्स n तक पहुंच जाए तो हमारा फर्स्ट टर्म्स ए कॉमन डिफरेंस d, ये d हमारा क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस हो जाता है। ओके, d द कॉमन डिफरेंस। अब इसके बाद क्या, लेट द nth terms to be the tn and let last terms, ओके लास्ट टर्म्स इसमें यल जो हमारा दिया है वो क्या है, लास्ट टर्म्स है। ओके, इसमें लास्ट टर्म्स इसमें 2 फार्मूले हैं। nth टर्म्स यदि मान लीजिए हमें फाइंड आउट कर, nth टर्म्स के लिए क्या फार्मूला हो जाता है, nth टर्म्स के लिए क्या हो जाता है, a+n-1 इंटू डी, a+n-1 इंटू डी। ए मतलब फर्स्ट टर्म्स ये हो गया, n मतलब नंबर, nth टर्म्स के लिए तो n हो गया -1, n-1 इंटू डी, डी मतलब क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस। मैंने बताया था डी मतलब कॉमन डिफरेंस, इन दोनों को फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू को माइनस कर दोगे आप तो कॉमन डिफरेंस आपको डी मिल जाएगा। तो यहाँ पर डी के मल्टीप्लाई nth टर्म्स आपको अचीव हो जाएगी। इसके बाद यदि सम ऑफ द n टर्म्स निकालने के लिए, सम ऑफ द n टर्म्स तो इक्वल टू n अपॉन टर्म्स, यदि सम निकालने से nth टर्म्स निकालना, मान लीजिए 5th टर्म्स, 6th टर्म्स, 7th टर्म किसी नंबर का, तो हमारा ये फार्मूला। और इसके बाद सम ऑफ द n टर्म्स के लिए निकालना है, मतलब सम करना, सारे जितने भी टर्म्स हैं हमारे पास, जितने भी नंबर्स हैं सबको सम करना, मतलब ऐड करना सबको। तो डायरेक्टली हमारा फार्मूला n/2 2a+n-1 इंटू डी हो जाएगा। ओके, n/2 2a+n-1 इंटू डी हो जाता है, n/2 2a+n-1 इंटू डी। सम ऑफ द n टर्म्स एक फार्मूला और हो जाता है, n/2 a+ यल हो जाता है, l इज द लास्ट टर्म्स हो जाएगा, यल इज द लास्ट टर्म्स। ओके, a+l, l इज द फर्स्ट टर्म्स एंड यल इज द लास्ट टर्म्स, ये भी एक फार्मूला है। अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी की फ्रीज क्या होती है, जीपी की फ्रीज ए हो जाएगा, फर्स्ट AR², AR³ AR⁴ R²। ओके, दिस इज द नोन है जीपी की फ्रीज। तो हमारा इसका फार्मूला डालिटी nth टर्म्स के लिए क्या याद करते हैं, ARn-1। nth टर्म्स यदि हमें निकालना है जीपी की फ्रीज में तो हम डायरेक्टली a इंटू r⁴n-1 याद रख सकते हैं nth टर्म्स फॉर द जीपी की फ्रीज के। सम ऑफ द n टर्म्स के लिए यदि सारे का हम सम कर दें तो सम ऑफ द n टर्म्स के लिए a1 - r⁴n/1 r, तो r यदि 1 से छोटा है तब हम ये वाला यूज करेंगे। ओके, आर कैसे निकालते हैं, मतलब सेकंड टर्म्स को अपन क्या करते हैं, आर कैसे निकालते हैं, ये देखिए आर निकालने के लिए सेकंड टर्म्स डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म्स। ओके, तो सेकंड टर्म्स को हम भाग दे देंगे फर्स्ट टर्म से तो हमारा आर निकाल आएगा। ओके, तो n टर्म्स के लिए AR⁴n-1 हो जाएगा, और सम ऑफ द n टर्म्स के लिए 2 फार्मूले, यदि मान लीजिए r 1 से क्या हो, छोटा हो, तब हमारा ये वाला फार्मूला यूज करना है, a इंटू 1 - r⁴n अपॉन 1 - r, या r क्या है, लेस देन 1 है। अब a इंटू r⁴n-1 अपॉन r-1, इसमें क्या r 1 से बड़ा है। देखिए ये दोनों फार्मूला आपको यूज करेंगे अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। यदि मान लीजिए इनफाइनाइट जीपी की फ्रीज मिल जाए, इनफाइनाइट जीपी की फ्रीज जैसे इन्फिनिटी हो जाए तो यार आर यदि मतलब आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारी क्या यस इन्फिनिटी इक्वल a/1 - r हो, यार आर लेस देन 1 है। यदि मान लीजिए आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इनफाइनाइट जीपी की फ्रीज डायरेक्टली इन्फिनिटी आ जाती है, डायरेक्टली आंसर आपको इन्फिनिटी कर देना है। इनफाइनाइट जीपी फ्रीज में यदि आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो डायरेक्टली आप क्या कर दो, यस इक्वल टू इन्फिनिटी कर दो। यदि मान लीजिए आर की वैल्यू 1 से छोटी है इनफाइनाइट जीपी की फ्रीज में a/1 - r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a/1 - r हो जाएगा। इसी पर एचपी की फ्रीज हो जाती है, कैसे होती है, 1/1 1/3 1/5 1/7 करके। nth टर्म्स एचपी की फ्रीज के लिए तो 1/6n-1 हो जाएगा। ओके, nth टर्म्स फॉर द एचपी की फ्रीज के लिए। एपी की फ्रीज बेसिक टर्म्स कैसे ऐड करते हैं, एपी की फ्रीज a1 + a2 + a3 अपॉन n नंबर ऑफ द टर्म्स। ओके, जब जियोमेट्रिक मीन इसका करना है तो ए बी का 1/2 कर देते हैं जनरली, जैसे a1 a2 a3 a4 a5 नंबर ऑफ द टर्म्स 1/n कर देंगे। एचएम की फ्रीज 2ab/a+b हो जाता है। इसके बाद इसके रिलेशन देखें, एचएम एएम एंड जीएम में जीपी की फ्रीज एपी की एएम की फ्रीज और एचएम में मतलब तो एचएम गुणे एएम इक्वल टू जीएम का स्क्वायर हो जाता है। इसकी प्रॉब्लम करेंगे तो पता चलेगा। सबसे बड़ी एएम की फ्रीज होती है अर्थमेटिक मीन, इसके बाद जियोमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन। ओके, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन। ओके, हार्मिटन्स मीन होगा तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर।
सो कैलेंडर यूज करते हैं अपन, तो कैलेंडर में अपन क्या है, मल्टीपल ऑफ द 4 का यदि मल्टीपल 4 का है तो अपन क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। 4 का मल्टीप्लाई यदि हो जाता है तो लीप ईयर कहलाता है। सेंचुरी ईयर और पर नॉट लीप ईयर क्या कहलाता है, 100 100 200 100 200 300 ये क्या हो जाते हैं, ये क्या सेंचुरी ईयर कहलाते हैं बट नॉट लीप ईयर। यदि 400 800 1200 आ जाएगा तो क्या सेंचुरी ईयर एंड लीप ईयर दोनों कहलाए जाएंगे। ये ऑर्डिनरी ईयर कौन से कहलाते हैं, 365 ये ऑर्डिनरी ईयर कहलाता है हमारा। 365 डेज है ना, 365 डेज। इसको निकालते कैसे, 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स प्लस ऑड 1 डेज, मतलब ऑड 1 डेज होता है ऑड, ओके। 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डेज, तो 52 वीक्स मतलब 7 डेज, तो मल्टीप्लाई 7 कर देंगे तो इतना आ जाएगा। लीप ईयर को अपन क्या 366 कर देते हैं, 366 कर देते हैं डेज, इक्वल टू 52 वीक्स गुणे 7 प्लस 2 मतलब ऑड डेज। इसमें क्या ऑड डेज कितने बचे थे, 2 हमारा, 2 जो हमारा ये ऑड डेज बचता है इसमें। तो इसके बाद ये हो जाता है, हाँ 100 ईयर यदि हमारा है तो क्या 24 लीप ईयर प्लस 76 ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे, ओके। 24 लीप ईयर है हमारा और 76 हमारे ऑर्डिनरी ईयर हो जाता है। तो 24 मल्टीप्लाइड 2 हो जाएगा प्लस 76 मल्टीप्लायर 1, तो 24 मल्टीप्लाइड 2 हमारा लीप ईयर के कारण 2, लीप ईयर में कितने ऑड डेज बचे थे, 2 ऑड डेज बचे थे, लीप ईयर में ऑड डेज 2 थे, तो हम 24 मल्टीप्लायर 2 कर देंगे 100 का निकालने के लिए हमें, तो 24 मल्टीप्लायर 2 कर देंगे प्लस 76, ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। तो ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डेज बचे थे, 1, ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डेज बचे हैं। देन विल बी द मल्टीप्लायर 1, 76 मल्टीप्लाई 1, इसके बाद 48 प्लस 76 हम कर देंगे, 48 76 इक्वल टू हमारा 124 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू, अब इसको मैंने काट देना है डायरेक्टली, तो 7 2 9 14, मतलब इसको कम डिवाइड करो, मतलब 70 जे बाद जो चला 70 बाद मतलब 17 पूरा जाएगा प्लस 5 बचेगा रिमेंस, हमारा 5 जो बचेगा रिमेंस वही हमारा ऑड डेज हो जाएंगे, तो 5 ऑड डेज बचेगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड इसको अब 7 से करेंगे तो 5 ऑड डेज बचेगा, 17 जो 17 पूरा चला जाएगा। तो मतलब यहाँ से पता चल गया कि हमारा 100 ईयर में, मतलब 100 ईयर में क्या 5 डेज एक्स्ट्रा बचते हैं, 100 ईयर में 5 डेज एक्स्ट्रा बचते हैं, 200 ईयर में 3 डेज एक्स्ट्रा बचते हैं, ओके। इसी प्रकार निकालना, 200 डिवाइड बाई 7 कर देना, जितना बचेगा वो देख लेना आपको। इसके बाद नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते हो इसको 200 के लिए, ये 100 में कितना 5 बचा था प्लस 100 में कितना, एक और 100 में 5 हो जाएगा 10 टोटल, 10 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 7 एक कम एक बार जाएगा प्लस हमारा एक्स्ट्रा 3 डेज बचेगा, दिस इज द 3 डेज, ये हमारा आ गया 3 डेज एक्स्ट्रा। 3 ईयर में 1 डेज एक्स्ट्रा बचेगा इसी प्रकार। इसके बाद 5 प्लस 5 15 बटा 7 दूनी 14 हो जाएगा, 1 मतलब 1 ये 8 डेज एक्स्ट्रा, तो ये हमारा 1 8 डेज एक्स्ट्रा आ गया। 4 ईयर मतलब 400 साल का ईयर का ऑड डेज 0 हो जाएंगे, ओके। तो हम जनरली जो मानते हैं तो संडे को अपन 0 अज्यूम कर लेते हैं, मंडे को 1 अज्यूम करेंगे, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4 और फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6, ओके। तो जनवरी फरवरी इसी बार निकालने, जनवरी को 3, अब फरवरी को 0 अथवा 1, यदि लीप ईयर है तो 1 हो जाएगा, नॉट लीप ईयर है तो 0 हो जाएगा, ओके। जनवरी 31 दिन की होती है ना, तो जनवरी को 3, फरवरी को 0, मार्च को 3, इसकी याद करने की जो ट्रिक होती है ना, ये हमारा ये जो थंब है इसमें, तो ये थंब में अपने के ये होता है जनवरी फरवरी याद करने का तरीका। ये बहुत बेस्ट तरीका है जनवरी फरवरी याद रखने का। जहाँ पर मतलब ये गांठी आ रही है वहाँ पर अपन क्या जनवरी होगा, वहाँ पर और डे 3 बचेंगे, और जहाँ पर मतलब गड्ढा टाइप का आ रहा है, जहाँ पर गांठी नहीं आ रही तो वहाँ पर फरवरी होगा, तो वहाँ पर 0 हो जाएगा, और मार्च यहाँ पर एक दिन 3 हो जाएगा, अप्रैल में भी 0, और मई में भी फिर इधर गांठी है जहाँ पर वहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर जून में होगा 2 होगा, जहाँ पर ये आ रही तो वहाँ पर 2, और जहाँ पर नहीं आ रही वहाँ पर 3 हो जाएगा। जहाँ पर मतलब एक गांठी जो ऊपर आ रही थी वो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और जहाँ पर नहीं आ रही वहाँ पर 2 हो जाएगा अप्रैल का। मई का इसी प्रकार निकाल देना, ओके। तो याद रखने का तरीका है ये, शॉर्टकट अपना आराम से। इसके फरवरी बस याद रख लेना, और तो इधर उसमें से अपन ये जो अपन कोहनी होती है उसमें से आ जाते हैं। इसके बाद हम 200 साल हो गया 8 डेज 0, 2000 साल का 2000 ईयर का मतलब जो होता है ना 8 डेज 0 हो जाते हैं, ओके। हमारे एक प्रॉब्लम करते हैं, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली करते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो अपन क्या है 3 अगस्त मतलब 3 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा, ओके। 3 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा। पहले हमें क्या करना, सबसे पहले कॉलम बना ले, मतलब कॉलम बना लेना, 5 सेकंड के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 2 ईयर मतलब 200 साल जो हमारा है, 2000 साल का ईयर वाइज पहले कॉलम में अपन को ईयर
लिख लेना है। ओके, तो 2000 साल हमारा ईयर हो जाएगा, 2018 चाहिए हमें ना। ओके, तो 2000 पहले कर लेना है, 2000 साल प्लस इसके बाद 17, क्योंकि 2018 कंप्लीट नहीं हुआ, 2018 नहीं ले सकते हम, 2017 तक कंप्लीट हो गया तो 2000 हम 17 ले लेंगे, तो 2000 प्लस 17, तो 2000 प्लस 17 हमने लिया, तो ईयर हमारा कितना 70, 2000 का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो इसका कोई लेने की आवश्यकता नहीं, 2000 का जीरो हो गया। इस बार ईयर का 17, तो 17 बचा, तो 17 ईयर हम निकालना, तो लीप ईयर पहले 17 में देख लो कितने हैं, तो 17 में लीप ईयर आप देखोगे तो 4, क्योंकि 4 दुनिया 8 4 3 16, 4 मतलब लीप ईयर आपको दिखे। तो लीप ईयर में हमने बताया था कितने ऐड करते हैं हम, 2 ऐड करते थे, तो लीप ईयर में हमारा ये 2 ऐड कर दिए डायरेक्टली। ऑर्डिनरी ईयर में हम क्या 1 ऐड करते हैं, तो 13 मल्टीप्लाई 1 कर दिए हम, तो ये ऑर्डिनरी ईयर आ गया, इधर ये लीप ईयर हो गया। इसके बाद हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दुनिया 8 हो जाएगा, इधर 13 हो जाएगा, 21/7, इधर रिमाइंडर 0 बच जाएगा। ओके, इधर हम मंथ में 2000, यदि हम 2018 में आना है, अब मंथ वाइज करेंगे, अभी तो ईयर वाइज था, अब मंथ वाइज करेंगे, इधर ऑड डेज 7 पूरा चला गया ना, तो रिमाइंडर 0 बचा। ओके, इधर अब मंथ वाइज हम आ जाते हैं, मंथ वाइज, तो मंथ वाइज इक्वल टू 2016 में जाना है, कहाँ तक जाना है अपने को, अगस्त तक, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त पहुँचना। अब इसके बाद हम देख लो ईयर वाइज, तो हमारा जनवरी 3 डेज हो जाएगा, फरवरी में 0, बिकॉज 0 पता है क्यों हुआ, क्योंकि नॉट लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है 2018, इस कारण से 0 हो गया। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में अल्फो 3 हो जाएगा। ओके, अगस्त में अल्फो 3, क्योंकि 3 अगस्त हमें पूछा है, ये 3, ओके 3 अगस्त में, तो 3 डेज होंगे, मतलब 3 डेज ही होंगे, तो ये हमारा 3 अगस्त हो गया। अब इसको दोनों सबको आपको ऐड कर लो, सारी वैल्यू को ऐड कर लो, तो यहाँ पर कितना 19 आ जाएगी, 19/7 कर लो, तो अपन प्लस 2 बार चला जाएगा, प्लस रिमाइंडर 5 बचेगा, तो हमारा 5 रिमाइंडर हो गया। अब 5 इसका हो गया, अब पहले का 0 प्लस 5 जोड़ दोगे तो 5 ही आएगा। अब 5 हमने किसको माना था, 5 हमने माना था यहाँ पर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे से पहले फ्राइडे को, तुम्हारा कौन सा डेज उस दिन होगा, फ्राइडे। ओके, तो यहाँ पर आप फ्राइडे लिख सकते हो। नेक्स्ट दूसरे टाइप की प्रॉब्लम आती है, 2 टाइप की प्रॉब्लम जनरली इसमें बनती हैं। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम इसमें इस प्रकार की बनती है, कुछ की मान लीजिए 15 अगस्त 1945 को फ्राइडे था, मतलब क्वेश्चन में बोल देगा कि भैया वो रिस्ट्रिक्शन दे दिया क्वेश्चन में कि वो फ्राइडे था, रिस्ट्रिक्शन से दे दिया क्वेश्चन में फ्राइडे था। ओके, सो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। ओके, सो फाइंड आउट, आपको उसमें डेज फाइंड आउट करना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तब हमें रिस्ट्रिक्शन दे दिया तो हमें अपने से अज्यूम नहीं कर सकते संडे को 0, हम इसमें फ्राइडे को बोला उसने, तो फ्राइडे को ही हम 0 अज्यूम कर लेंगे। सो फ्राइडे को 0, सैटरडे को 1, संडे को 2, मंडे को 3, ट्यूसडे को 4, वेडनेसडे को 5 एंड थर्सडे को 6 अज्यूम कर देंगे। ओके, अज्यूम कर रहे हैं अपने से, अब इसके क्वेश्चन के अनुसार अपन चलेंगे, अपने से अज्यूम इसमें नहीं कर सकते। ओके, अब इसमें क्या बोला है 15 अगस्त 1945, तो आपको सबसे पहले फ्राइडे 0 अज्यूम हमने कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना, पहले 1945 को कंप्लीट करो, 1950 पहुंचने के लिए 1945 को कंप्लीट करना है पहले, तो 1945 में अगस्त तक तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब देखेंगे तो 15 अगस्त तक कंप्लीट है, इसके बाद कितना बचा है 16 डेज रिमाइंडर, मतलब 13 से 31 दिन का अगस्त होता है, जिसमें से 15 डेज तो मतलब कंप्लीट हो गए, इसमें 16 डेज बचे, तो हमारा 16 डिवाइड 7 कर लेंगे अपन, तो उसी प्रकार तो 7 14 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 रिमाइंडर। इसी प्रकार अब अगस्त के बाद क्या हो जाता है हमारा सितंबर, तो सितंबर में 2 रिमाइंडर, अक्टूबर में 3 रिमाइंडर बचेंगे, नवंबर में 2 रिमाइंडर, दिसंबर में 3 रिमाइंडर। अब वो कोहनी की तरफ से रखने का तरीका था ना ये जो मैंने दिखाया था अभी। इसके बाद हमारा दोनों सबको अपन क्या ऐड कर लेंगे, ऐड करके हमारा 12 डेज आ जाएगा टोटल। अब टोटल 12 डेज आ गया, इसको अब यहीं पे रख दो। अब इसके बाद मतलब 1948 हमारा कंप्लीट, 1945 कंप्लीट हो गया पूरा। ओके, अब 1948 में आ गए तो 1948, तो हमारा 2 ईयर्स, इसमें क्या 2 ईयर और डेज आएंगे, इसको आप निकालेंगे 7 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 मतलब क्या और डेज आएंगे। इसमें 1949 करेंगे तो 1 आ जाएंगे, ये भी नॉट ईयर लीप ईयर। ये 2 वाला क्या 1948 को आप 4 से भाग दे दें, लीप ईयर आएगा, ये इसमें लीप ईयर आएगा, तो लीप ईयर जिसमें आता है उसमें 2 8 डेज रिमाइंडर बचते हैं, और जो नॉट लीप ईयर, जो लीप ईयर नहीं होता साल, तो हमारा क्या उसमें 1 रिमाइंडर बचता है, तो ये लीप ईयर नहीं है तो 1 रिमाइंडर इसमें बचा। 1950 में, अब 1950 पूरा नहीं, कहाँ तक जाना है अपने, जनवरी में ही 26 तक, तो बस हो गए, जनवरी 26 हो जाएगी, डिवाइड बाई 7 कर लेंगे डायरेक्टली, तो 5 ऑड डेज, मतलब 5 ऑड डेज इसमें आ जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, सबको ऐड इसमें कर लेंगे 5 ऑड डेज, तो अपन पहले 12 हो जाएगा, प्लस इसके बाद हमारा ये वाला 2 हो जाएगा, प्लस इसके बाद ये 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये 5 हो जाएगा, सबको ऐड के 20 आएगा, डिवाइड 7, तो 6 हमारा करेंगे तो 7 के 7 14, 6 बचेंगे, रिमाइंडर 6 बचा, मतलब 6 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पे जो हमने माना था 6 को क्या माना था हमने, थर्सडे,
वेडनेसडे के बाद थर्सडे, तुम्हारा 6 थर्सडे को माना था हमने, तो यहाँ पर हमारा थर्सडे था। कौन सा दिन था? थर्सडे। मतलब थर्सडे मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे गुरुवार। उस दिन कौन सा दिन? गुरुवार था। ओके, मतलब 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। बस सिंपल, सो सिंपल। सो थैंक यू।